हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। वो वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे दूसरा वीडियो लाना पड़ रहा है। तो बात करते हैं आगे। जैसे कि हमें पता है कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी। क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में स्मॉल पीसेंट आते थे एंड आर्टिशियन या स्मॉल बिजनेसमैन। इससे थर्ड स्टेट बना हुआ था। तो दोस्तों, जो 90% सोसाइटी थी वो किसानों से बनी हुई थी। दोस्तों, यहाँ पे पीजेंट और जो फार्मर होते हैं इसमें भी क्या फर्क होता है। मतलब फार्मर वो होते हैं जिनके पास अपनी जमीन होती है, बट पीजेंट वो होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है, जो दूसरों की जमीन पे खेती करते हैं। तो ये डिफरेंस है इसके बीच में। तो 90% जो सोसाइटी थी वो किससे बनी हुई थी? वो बनी थी किसानों से। और जैसे कि किसान जो थे वो सामंत की जमीन थे उस पर खेती किया करते थे। और जो ये 2 स्टेट हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी, ये खाली इन किसानों को चूसा करते थे। मतलब इनकी इतनी बुरी हालत कर दी थी इन लोगों ने, क्योंकि सारा जो टैक्स का भार था वो इन्हीं के ऊपर था, किसानों को पूरी था। और ये इन्हें लूटा करते थे, जितना लूट सकते थे वो लूटा करते थे। और जो किसान थे वो सामंत के यहाँ पर काम किया करते थे, उनके घरों में काम किया करते थे, उनकी फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो वो जो किसान थे इनको सर्विस दिया करते थे, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो बिल्डिंग्स में हो, इनसे बहुत काम लिया जाता था। और यही जो गुस्सा था बाद में फूटता है क्रांति के रूप में। तो ये जो फ्रेंच पे इतना सारा जो कर्ज हो गया था, जिसके कारण उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। जो कर्ज, जो टैक्स चर्च वाला लिया जाता था उसको तीर्थ बोला जाता था, और जो टैक्स सरकार लेती थी उसे टैल बोला जाता था। और ये सारा टैक्स जो पे करना पड़ता था वो किसानों को पे करना पड़ता था। तो ये तो फ्रेंच सोचते हैं स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव में हम बात करते हैं। पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जो क्रांति थी, इसका कारण था पहला कर्ज हो जाना। बहुत सारा कर्ज था किस पे? फ्रांस पे। दूसरा, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, कर्ज बढ़ा कैसे? पहले लुइस 16 आए, उन्होंने क्या किया, जो 13 कॉलोनीज थी, जो स्टेट थे, उनको आजाद कराया ब्रिटेन से। तो जो पहले से कर्ज था और क्या कर्ज बढ़ गया इनके ऊपर, जो 2 बिलियन का हो गया था, 2 करोड़ का। उसके बाद क्या हुआ कि जो सारा कारभार था वो किस पे था? किसानों पे था। सब कुछ किसानों से लुटा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। अगर आप देखें तो उनका शोषण किया जा रहा है, ये कांड भी रहा कहीं ना कहीं। और इनकी पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पहले 23 मिलियन थी और 1715 में ये 28 मिलियन हो गई। तो ये कांड भी रहे हैं कहीं ना कहीं क्रांति होने के। अब जैसे कि डिमांड होने लगी किसकी? ब्रेड की, फूड ग्रेन की। तो क्या है कि ये पूर्ति पूरी हो नहीं पाई, और बहुत सारे जो लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, वो डाइट में लिया करते थे ब्रेड। उनका जो मुख्य भोजन था वो ब्रेड ही था। बहुत से लोग काम तो किया करते थे और उनको मतलब पैसे मिलते थे, मगर जो महंगाई थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा थी उनकी सैलरी से। मतलब उनका जो वेजेस था उससे उनकी जो वेजेस था वो कम था, और जो डिमांड थी चीजों की वो कहीं ना कहीं ज्यादा थी। तो इस जो मतलब कि इस तरह की व्यवस्था में क्या हुआ कि जो पुअर था और जो अमीर था उसके बीच खाई बढ़ना शुरू हो गई। क्योंकि जो लॉर्ड थे, ठीक है, फ्यूडल जो सिस्टम में थे, ठीक है, सामंत थे, और जो
चर्च से इन्होंने बहुत लूटा था। अब सारा भार जो आ रहा था वो किसानों के ऊपर ही आ रहा था। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और जब कभी अगर मानो फ्रांस में डाउट की कंडीशन बन जाती थी या कहीं ओले पड़ जाते थे तो खेती नहीं हो पाती थी, जिसके कारण क्या है, सफिस्टेंस क्राइसिस। सफिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये होता है जो उनके मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जीने के लिए, जो चीज चाहिए होती है, बेसिक मीन्स जो चाहिए होते हैं, वो नहीं मिल पाते थे। तो ये सब कारण हैं क्रांति के, ये आप ध्यान रखेंगे। अब 1.3 में क्या होता है, एक ग्रोइंग मिडिल क्लासेस एनविसेज एन एंड ऑफ प्रिविलेज। इसका मतलब ये है जो मिडिल क्लास आया, जिसकी उत्पत्ति हुई, तो उसने ये चाहा कि भविष्य में क्या हो, जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं किसे, टू स्टेट को, सामंत को, और क्लेर्जी को, चर्च, ठीक है। तो उनको जो ये दो विशेष अधिकार मिले हुए हैं जन्मजात, इनको खत्म किया जाए। तो इनको खत्म करने के लिए क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास आया, इसमें लोग जागरूक हुए। इसमें किताबें भी आई, जैसे टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, जीन जैक रूसो, ये बहुत ही बढ़िया उम्दा लेखक थे अपने टाइम पर। इससे पहले जॉन लॉक आए थे और जीन जैक रूसो भी आए, और उससे पहले थॉमस हॉब्स आए थे। तो ये जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया जो जन्मजात राइट्स थे इनके, सामंत के, और जो पॉप थे, क्लर्जी जो लोग थे, इनके जो राइट्स थे इनको मना कर दिया कि ये ऐसे नहीं होगा। अब जो मेरिट होगी या जो योग होगा उसको ही चीजें मिलेंगी फ्रांस के अंदर। और जो रूसो का आइडिया था उसको कहीं ना कहीं कैरी किया गया। और जैसे कि आपको पता है, पहले फ्रांस में जो था वो मोनार्ची चलता था, मगर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। इसको 3 जो इंस्टीट्यूशन में उसमें बदला गया, इस शासन को, इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव पता ही आपको, जिसे विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। तो ये जो बंटवारा है इंस्टीट्यूट का, ये कार्य का जो बंटवारा हुआ है इनके बीच में, ये ना कहीं ये द स्पिरिट ऑफ लॉ जो मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी थी, कहीं ना कहीं उस पे था ये। तो दोस्तों, आज हम यही खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।